खास खबर में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष एक बार फिर लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। बीएल संतोष 21 और 22 जून को 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे, चुनाव की रणनीति बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बार और लोगों से भी सरकार और संगठन के कामकाज के बारे में जानकारी लेंगे। बीएल संतोष के पिछली बार के दौरे में कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उनसे बात नहीं की गई। ऐसे में संतोष उन लोगों से बातचीत करके भी फीडबैक लेंगे। इससे पहले बीएल संतोष ने यूपी का 3 दिवसीय दौरा किया था। 4 सालों में यह पहला मौका है जब शीर्ष नेतृत्व ने कई मंत्रियों को बुलाकर बारी बारी से फीडबैक लिया हो। तो उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सरगर्मियां तेज हो चली हैं उत्तर प्रदेश में। बीएल संतोष जो अभी कुछ दिनों पहले ही 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए थे, जहां उन्होंने मंत्रियों से बात की, संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की और एक बार फिर वो 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, जहां वो संगठन के पदाधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं और से मुलाकात करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे। मिशन 2022 के लिए चुनावी रणनीति बनाने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है और तेजी से तैयारियां वहां पर हो रही हैं, देखी भी जा रही हैं। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो है जिस तरह से तैयारियां शुरू की गई हैं, संज्ञान लिया जा रहा है और बीएल संतोष जो हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश पर और उनके ये दौरे साफ बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी संजीदा है 2022 के चुनाव को लेकर। हम आपको बता दें कि इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की। अटकलें मंत्रिमंडल के विस्तार की भी लगाई जा रही थी और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, तैयारियां किस कदर चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की मिशन 2022 को फतेह करने के लिए? साफ देखा जा सकता है बीएल संतोष जो हैं अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे और एक बार फिर उनका दौरा प्रस्तावित है। 21 और 22 जून को फिर वो यहां आएंगे, संगठन के पदाधिकारियों से मेल मुलाकात करेंगे, फीडबैक लेंगे। तो साफ देखा जा सकता है कि कितनी गंभीर है भारतीय जनता पार्टी मिशन 2022 के लिए। क्या अविनाश, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब चुनावी मोड में है, क्योंकि साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में दिसंबर तक अगर देखा जाए तो इनके पास 6 महीने का सिर्फ समय है। जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद सभी उत्तर प्रदेश के पक्ष और विपक्ष के नेता वो रण क्षेत्र में कूद जाएंगे और निश्चित रूप से उनके पास करो या मरो के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो बहुत ही कारगर रहती है चुनाव के मामले में। कहीं का भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पहले से उसकी तैयारी शुरू कर देती है। उत्तर प्रदेश इसे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 402 विधानसभाएं हैं, एक मनोनीत 403 कुल विधानसभाएं हैं और कहीं न कहीं 202 का जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, उसके लिए सभी पार्टियों में होड़ रहती है, खासतौर पर जो सत्ता में रहती है और उसके बाद जिसको सत्ता मिलती है। 89 से लगभग ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। पूर्ण मेजॉरिटी के साथ कभी भी बहुमत से वो रिपीट नहीं हुई है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहयोगी दलों के साथ 300 के ऊपर का आंकड़ा लेकर चल रही है। सुहेलदेव समाज पार्टी अलग हो चुकी है, निश्चित रूप से अपने सहयोगियों दलों के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की जो रणनीति होती है वो जो है बहुत मजबूत होती है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बूथ के नेता ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हर तरफ जो है मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं वो
जो है मजबूत करते नजर आते हैं। और खासतौर पे अगर हम बात करें तो अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको पूरी तरह से ये लगने लगा है कि अब यहाँ तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और मजबूती से। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताऊं कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी योगी आदित्यनाथ रहेंगे, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और हिंदुत्व का जो चेहरा है योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो उत्तर प्रदेश में लेकर चलेंगे जी। और उसी के क्रम में जो तैयारियां हैं उसके क्रम में 1 महीने के अंदर दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन जो अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर का पद है, यानी जेपी नड्डा के बाद दूसरे नंबर का पद भारतीय जनता पार्टी में होता है और ये संघ से आते हैं, जो संगठन मंत्री होते हैं वो संघ से आते हैं। उनकी पूरी जिम्मेदारी ये होती है कि संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसकी चूलों को मजबूत करना और हर चीजों की जानकारी रखना और उसके साथ साथ संघ और सरकार में समन्वय बैठाना, ये उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। और वो एक तरह से संघ के और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आंख कान नाक होते हैं, यानी कि उनका शीर्ष नेतृत्व इन्हीं से जो है वो देखता है, सुनता है और सूंघता है जी। तो निश्चित रूप से कहा जाए अब वो बीएल संतोष अभी कुछ दिन पहले आए थे यहाँ, आला मंत्रियों से, संगठनकर्ताओं से, प्रदेश अध्यक्ष से, तमाम मीडिया पैनलिस्टों से बात करके उन्होंने एक रिपोर्ट सरकार को खासतौर पर संगठन को सबमिट किया था। अब वो दोबारा आ रहे हैं। निश्चित रूप से 21 जून को 2 दिवसीय उनका प्रवास है और इसमें यही कार्यक्रम है कि संगठन को किस तरह से मजबूत करके आगे 2022 के चुनाव में जाना जी। विधायकों के कामकाज की समीक्षा, मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा, जनपद में बूथ स्तरीय तैयारी, जनपदीय नेता जो जिलाध्यक्ष हैं, जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, उनकी किस तरह से बैठकें हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो किए गए कार्य हैं जी, प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो किए गए कार्य हैं, इन तमाम कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम किस तरह किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, किस तरह स्ट्रेटजी बने, जातीय उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है उसको कैसे अपने पाले में रखा जाए, उसके साथ साथ छोटी छोटी पार्टियों से किस तरह गठबंधन किया जाए, क्योंकि उनकी भी आजकल ब्लैकमेल की स्थिति चल रही है, अगर हमको नहीं दोगे तो हम दूसरे में चले जाएंगे, इसका भी बड़ा दबाव रहता है। और ये तमाम चीजें राष्ट्रीय संगठन मंत्री देखते हैं, समझते हैं, इस पर बातचीत करते हैं, बैठक करते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये समझिए कि किसी भी राज्य में सरकार के निर्माण के ये शिल्पी होते हैं। और भट्ट साहब रूप से जी, एक सवाल और भी, ठीक है कि जिस तरह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक पुख्ता रणनीति के तहत, ठोस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा और भारी जीत दर्ज करी, उसमें भी उसके कई सहयोगी दलों का जो है बहुत बड़ा सहयोग रहा, लेकिन अब जैसे सुभाषपा के जो हैं ओम प्रकाश राजभर हैं, ये आजकल जो है काफ़ी कुछ खिलाफ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। कहीं ना कहीं किसी तरीके का असंतोष भी इस दौरान उपजा है, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की बात कर लें हम, या और मोर्चों पर भी जो है कई बार सरकार के खिलाफ मुखर होता विपक्ष दिखा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल बन के उभरी है कि सिर्फ ऐसा लगता है कि वही है जो अकेले दम पर जो है पूरा चुनाव लड़ भी सकती है और आगे उस दिशा में बढ़ भी सकती है। लेकिन बिना सहयोगी दलों के जो है बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब कहना चाहिए कि बिना सहयोगी दलों के लेकिन नैया पार हो जाए ये भी मुश्किल है। और विरोधी खेमा भी जो है, सपा हो बसपा हो, ये लोग भी जो है अब अपनी सक्रियता बढ़ाते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमावट जो है अब शुरू हो गई है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए विरोधी दल खड़ी कर सकते हैं और ऐसी क्या वो वजह रहेंगी जिनका ध्यान रख के चुनाव अब
लड़ना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। नई चुनौतियां 2022 में क्या देखते हैं बीजेपी के लिए आप? अविनाश, से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निश्चित रूप से ये सवाल का हल राष्ट्रीय संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश में ढूंढ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी ढूंढ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो योगी का, जो उत्तर प्रदेश में 5 साल का समय पूरा होगा, उसमें योगी द्वारा खासतौर पे कोविड में जो लोगों को परेशानियां हुई, उसके बाद उन्होंने उनका निदान किया, इलाज किया, सुविधाएं प्रदान की, यह एक बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा ये है कि एंटी कंपल्सिव किसी भी सरकारों के खिलाफ किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का, वहां के पार्टी का जो सत्तारूढ़ है, उसमें एंटी कंपल्सिव होता है। और उसके साथ साथ सरकार के ऊपर जातिगत काम करने का भी आरोप है कि वह एक वर्ग का जो है अधिकारियों की तैनाती कर रही है, उनको मदद कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी, बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, रोजगार, वो संख्या में रोजगार मिलना चाहिए था जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, वो कहीं कमजोर पड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में चाहे निजी क्षेत्र की हो या सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों का कहीं न कहीं वो अपेक्षाएं युवाओं को नहीं मिल पाई जो उनकी उम्मीदें थी। ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। उसके साथ साथ कोविड काल में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई, लोगों को सुविधा नहीं मिली, इलाज नहीं उनका संपन्न हो पाया, बहुत तकलीफें हुई, ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, ये भी विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है और ये भी एक बड़े एंटी कंपल्सिव के रूप में देखा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में मौजूद है और इस बीच में ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो दोबारा चुनाव में जाने के लिए बेताब है कमल के फूल से, उनको ये लगता है कि कोई न कोई केंद्र द्वारा, राज्य द्वारा चमत्कार किया जाए, चाहे मोदी जी उतर जाएं, योगी जी उतर जाएं और फिर से कोई चमत्कार हो तो हमारी सीट पक्की, हम जीत जाएं। लेकिन एंटी कंपल्सिव बहुत बड़ा उन विधायकों के लिए तैयार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी समस्या है उन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, और इसमें कहीं न कहीं वो लग गई है। हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है कि एंटी कंपल्सिव को कम किया जाए। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटजी और अपनाई, नए चेहरों को चुनाव में उतारना, उसके साथ साथ अन्य दलों के जिताऊ कैंडिडेट को उतारना, ताकि 100-60 रहे कि 300 सीटें आए, 250 सीटें आए, इतनी सीटें मिले जिससे भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में बन सके। ये तमाम मसलों का हल ढूंढने राष्ट्रीय भट्ट साहब एक सवाल और जी प्रदेश में आ रहे हैं। 2 दिन लगातार वो बैठक करेंगे, संगठन में सारी चीजों को देखेंगे। भट्ट साहब एक सवाल और, ये जो है आपने भी देखा होगा कि पूरे देश का सियासी परिदृश्य अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। अब वो दौर खत्म होने की कगार पर है जब जातिगत समीकरण और तमाम तरह के उपक्रम जो है उस तरह की जमावट करके सत्ता पाने की कोशिश की जाती थी, चुनाव लड़ा जाता था, तमाम चीजें होती थी। लेकिन अब जनता का मिजाज भी देखना बहुत जरूरी है सियासी दलों को, क्योंकि अब जनता भी बहुत कुछ समझने लगी है। अब जो काम करेगा वही टिकेगा, उसी के सिर पर सत्ता का ताज होगा। इस तरह की विचार जो है मन में अब जनता के आने लगे। जनता अब जानती है कि हमें, हमारे लिए कौन काम का है। यदि उसके हित यदि साधती हैं सरकारें, यदि उनकी बात सुनी जाती है जिनकी सरकार में, तो अब रुख जो है वो जनता का बदल सकता है। क्या ऐसा ही सब कुछ उत्तर प्रदेश में भी इस बार देखने को मिल सकता है? क्योंकि एक तरफ पूरे देश की सियासत और एक तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत, दोनों ही बहुत ही कंट्रास्ट है अपने आप में। तो क्या लगता है आपको कि जनता का मिजाज किस तरह का हो सकता है उत्तर प्रदेश का? क्यों उसका भी टेस्ट बदला है क्या, या अभी भी वो लोक लुभावन वादों में, लोक लुभावन दावों में के सामने उससे प्रभावित होकर ही वोट डालती है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर हमने विगत 30 वर्षों से लगातार देखी है, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातिगत आधार पे चलती है। लेकिन अभी 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए और उसके बाद लगातार उनकी दौरे हुए, सभाएं हुई, उसके साथ साथ 2017 में जब वो विधानसभा के चुनाव में प्रचार करने आए, तो कहीं न कहीं जातिगत आधार का उत्तर प्रदेश में मिथक टूटा।
यानी कि जो दलित है, कुछ मात्रा में मुस्लिम वर्ग है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जी। और इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बनियों की पार्टी, अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन जब उनको पिछड़ों ने वोट दिया, दलितों ने वोट दिया और कुछ मुस्लिमों ने वोट दिया, यहाँ तक कि यादव वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी का कभी परंपरागत नहीं रहा, वो हमेशा मुलायम सिंह के साथ रहा, समाजवादी पार्टी के साथ रहा, उसमें से भी 30% के आसपास यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके 2014 में और 2017 में उन्होंने कमल के फूल पर उन्होंने बटन दबाया। अब स्थिति ये है कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है। कोरोना काल में कहीं न कहीं लोगों को जो अपेक्षित सुविधाएं थी वो नहीं मिल पाया, बहुत सारा रोष है, रोजगार मैंने पहले ही जिक्र किया कि ये समस्याएं उबाए खड़ी हैं, और तमाम जो सुविधाएं हैं, 40 लाख प्रवासी मजदूर जो यहाँ आए हैं, क्या उनको सबको रोजगार मिल गया, ये भी देखने का विषय है जी। और बच्चों का जो खासतौर पर कोविड काल में जिस तरह से कुल मिलाकर भट्ट साहब देखना होगा कि चीजें जो हैं हुआ है जी, वो भी बहुत फैक्टर है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं जो एंटी कंपेंसिव के रूप में सामने खड़ी नजर आएंगी। बिल्कुल, बहुत कंफर्ट जोन में आप नहीं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है। आने वाले समय में उसके सामने चुनाव से पहले बहुत सारी चुनौती हैं और उसका डटकर उनको मुकाबला भी करना पड़ेगा, लेकिन क्षेत्रीय दल भी जो आपस में इतने बटे हुए हैं, वो किस तरह की अब रणनीति अपनाते हैं, उस पर भी जो है कई तरह के सवाल हैं और पूरा मुकाबला इस बार देखना बहुत दिलचस्प होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में। आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम